चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 के 50 नंबर वाले हिंदी के चैप्टर नंबर 4 काव्य खंड का पढ़ने वाले हैं। मतलब कविता वाले पंक्ति को हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, चैप्टर 4 का नाम है हिमालय का संदेश, जिसके लेखक है रामधारी सिंह दिनकर। हिमालय के संदेश जो कविता है, इसके बारे में पूरे एक्सप्लेशन के साथ हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग इस कविता पर विचार करें, लेकिन सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इनके लेखक परिचय के बारे में जान लेते हैं, मतलब कवि के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में बहुत ज़्यादा लेखक परिचय से ही। तो देखिए, रामधारी सिंह दिनकर का एक उपनाम विप्रा राष्ट्र कवि भी कहा जाता है। ऑब्जेक्टिव में आपसे क्वेश्चन कर सकता है कि राष्ट्र कवि के नाम से किनको जानते हैं, तो रामधारी सिंह दिनकर। या आप कह सकता है कि किस कवि के नाम के आगे राष्ट्र कवि लगता है, तो याद रखिएगा रामधारी सिंह के नाम का क्या लगता है, राष्ट्र कवि लगता है। तो हिमालय संदेश कविता का लेखक कौन है, रामधारी सिंह दिनकर। अब जान लेते हैं लेखक के बारे में। लेखक का जन्म कब हुआ था? 23 सितंबर 1908 ईस्वी को हुआ था। कहाँ हुआ था? तो बेगूसराय के सिमरिया के बिहार में हुआ था। ठीक है, अब इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 24 अप्रैल 1974 ईस्वी को इनकी मृत्यु हो गई थी। लेखक के माँ का नाम, मतलब रामधारी सिंह दिनकर के माँ का नाम मनरूप देवी था और पिता का नाम रवि सिंह था। इनकी रचनाएं कुछ इंपॉर्टेंट लिखा गया, जैसे रेणुका, हुंकार, रसवंती, सामाजिक, कुरुक्षेत्र, रसीम रथी, उर्वशी, ये सब इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं रही है। अब देखिए, इनको कुछ पुरस्कार भी मिला, जैसे संस्कृति के 4 अध्याय पर इनको कौन सा पुरस्कार मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। पूछता है कि रामधारी सिंह दिनकर को संस्कृति के 4 अध्याय पर कौन सा पुरस्कार मिला, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार। या ये भी कह सकता है कि किस पुस्तक पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, चाहे किस लेखनी पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, तो किस पर? संस्कृति के 4 अध्याय पर। और उर्वशी पर रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव के लिए है कि रामधारी सिंह दिनकर को उर्वशी पर कौन सा पुरस्कार मिला था, तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो लेखक के बारे में इतनी बातें कम से कम आपको जान लेना जरूरी है। अब देखो, चैप्टर्स का नाम है हिमालय संदेश, जिसके लेखक रामधारी सिंह दिनकर और इनके नाम के आगे राष्ट्र कवि लगता है। अब इसको मैं 5 पंक्तियों में बात कर इस कविता को लिखा हूं, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए। देखिए, पहला पंक्ति क्या है कि वृथा मतलब भारत का नाम, मानचित्र पर जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनो में हो, बस कहीं शेष भारत है। बहुत इंपॉर्टेंट पंक्ति है, ध्यान से समझेंगे। इस कविता के माध्यम से लेखक अपने देश की चर्चा की है, देश के बारे में बताएं। तो कहते हैं कि वृथा मतलब भारत का नाम, कह रहे कि ओए भारत का नाम मतलब, वृथा मीन्स क्या होगा? इंसान, व्यक्ति। कह रहे हैं कि व्यक्ति या वृथा, तुम भारत का नाम बेकार में मत लो। मानचित्र पर जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनो में हो, बस कहीं शेष भारत है। कहने का मतलब हुआ कि वृथा अपने भारत का ऐसे ही नाम मत लो, बेकार में नाम मत लो, क्योंकि मानचित्र पर जो भारत मिलता है वो भारत नहीं है। भू पर नहीं, मतलब पृथ्वी पर, धरती पर भी भारत नहीं है। मनो में हो, बस कहीं शेष भारत है। भारत तो सबके मनो में हो, यदि मन में है तो वही शेष भारत है। देखो, कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी व्यक्ति भारत का नाम बेकार में ना ले। जो मानचित्र पर, जो मैप पर आपको दिखाई देता है भारत, वो भारत नहीं है। भारत तो सबके मनो के अंदर स्थित है, सबके दिलों के अंदर व्यवस्थित है। तो वृथा मतलब भारत का नाम, मानचित्र पर जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनो में हो, बस कहीं शेष भारत है। ध्यान दीजिएगा, कहने का मतलब ये हुआ कि वृथा भारत का बेकार में नाम मत लो। पहले लाइन का हिंदी होगा कि वृथा भारत का बेकार में नाम मत लो, मानचित्र पर जो मिलता है नहीं देश भारत है। तो इस लाइन का हिंदी लिखेंगे, क्योंकि मानचित्र पर जो भारत मिलता है वो भारत देश नहीं है। भू पर नहीं, मतलब पृथ्वी पर भी भारत नहीं है। मनो में हो, बस कहीं शेष भारत है। यदि जिसके मनो में भारत बसती है तो वही रियल में भारत है, वही वास्तविक भारत है। इस लाइन का ये हिंदी होगा। एक बार और समझा रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा। वृथा मतलब भारत का नाम, मानचित्र पर जो मिलता है नहीं देश भारत है, भू पर नहीं मनो में हो, बस कहीं शेष भारत है। इसका मतलब ये हुआ कि वृथा भारत का बेकार में नाम मत लो। मानचित्र पर जो भारत मिलता है वो भारत देश नहीं है, भारत देश धरती पर भी नहीं है। मनो में हो, बस कहीं शेष भारत है। जो भारत है वो रियल में यदि मन में बसती है तो वही वास्तविक भारत है, वही सच्ची भारत है। इसका ये हिंदी होगा। अब चलते अगले पंक्तियों की ओर। देखिए, अगला पंक्ति क्या है? भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। भारत एक भाव, जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज, जिस पर जल का दाग ना लगता है। ध्यान से समझिएगा इस बात को। लेखक कहते हैं रामधारी सिंह दिनकर कि भारत एक स्वप्न है, जो भू को ऊपर ले जाने वाला। भू का मतलब होता है धरती,
धरती को ऊपर ले जाने वाला। कहने का मतलब हुआ कि भारत एक ऐसा स्वप्न है जो यहाँ जो धरती के लोग हैं उनको विकास की ओर ले जाना चाहता है। ये ना भू को ऊपर ले जाने वाला, मतलब पृथ्वी को तो ऊपर नहीं ले जाएगा, लेकिन यहाँ के जो लोग हैं उसको ऊपर उठाने का काम, उसको विकास पर उठाने का कार्य किसका है? भारत का है। तो भारत एक स्वप्न है, भारत एक सपना है जो पृथ्वीवासियों को, जो लोगों को विकास की उन्नति पर ले जाती है। भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। कह रहे हैं कि साथ में कहते हैं भारत एक विचार का नाम है जो स्वर्ग को भी पृथ्वी पर लाने का काम करती है। मतलब जो स्वर्ग है वो पृथ्वी पर ही मौजूद है। मतलब देखिए, भारत जो है ना एक प्रेम का अखंडित देश है। यहाँ पर प्रेम, माधुर्य, त्याग, समर्पण हर चीज़ है। इसी कारण से लेखक कहते हैं आगे कि यदि किसी भी देश में प्रेम दिखाई देती है तो समझ लो कि वही भारत है। भारत जो होता है ना वो भारत जो है मानचित्र पर नहीं, धरती पर नहीं, वो सबके दिलों के अंदर बसती है। भारत का दूसरा नाम है प्रेम, ठीक है, क्योंकि भारत जो है ना यहाँ पर प्रेम को दर्शाई गई है। देखिए, तो भारत एक स्वप्न है, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक स्वप्न का नाम है जो भू को, मतलब लोगों को विकास की ओर ले जाने वाला है। भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। और भारत एक विचार का नाम है जो स्वर्ग को धरती पर लाने का काम करता है। आगे, भारत एक भाव जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज जिस पर जल का दाग ना लगता है। ध्यान दीजिएगा, कितनी अच्छी बातें हैं। भारत एक जल भाव, कह रहे हैं कि भारत एक भावना है जिसको पा लेने के बाद मनुष्य क्या होता है? जग जाता है। क्योंकि कहने का मतलब है भारत में बहुत तरह की भावनाएं, इमोशंस है। जैसे मैं आपको समझा रहा हूँ, मैं भाव आपको बता रहा हूँ, तो आप क्या होते हैं? जग जाते हैं, आप विकास की ओर जाने लगते हैं। इसका मतलब यही है कि भारत एक भावना है, भारत एक भाव है जिसको मनुष्य यदि पा लेगा ना तो क्या होता है? जग जाता है, उसमें सद्बुद्धि आ जाती है, उसके अंदर दिमाग आती है, उसकी चेतना जग जाती है, ये कहते हैं। तो भारत क्या एक भावना का नाम है जिसको पाकर मनुष्य क्या होता है? जग जाता है। भारत एक जलज जिस पर जल का दाग ना लगता है। जलज का मतलब नाव लेकर चलेंगे, बोलेंगे भारत एक जलज है जिस पर जल का दाग कभी नहीं लगता है। चाहे लोग कितना भी उस पर दाग लगाने की कोशिश करें, लेकिन दाग नहीं लगता है। एक बार और ध्यान देंगे, इस पंक्ति को मैं फिर से समझा रहा हूँ। देखिए, रामधारी सिंह दिनकर कहते हैं कि भारत एक सपना है जो भू को ऊपर ले जाने वाला। मतलब भारत एक सपना है जो यहाँ के लोगों को विकास पर ले जाने वाला है। भारत एक विचार, स्वर्ग को भू पर लाने वाला। और भारत एक विचार का नाम है जो स्वर्ग को धरती पर लाने का काम करती है। आगे, भारत एक भाव, मतलब भारत एक ऐसी भावना है, चाहे एक ऐसा भाव है जिसको पाने के बाद मनुष्य जग जाता है, उसके अंदर सद्बुद्धि आ जाती है, उसकी चेतना जग जाती है। भारत एक जलज, भारत एक ऐसा जलज है, जलज मीन्स जल में चलने वाला यंत्र, नाव कह सकते हैं। भारत एक ऐसा जलज है जिस पर जल का दाग कभी नहीं लगता है। यदि कोई लगाने की भी कोशिश करता है तो भी नहीं लग पाता है। इतनी बात इसमें आप लिख देंगे। अगला पंक्ति देखिए, भारत है संज्ञा विराग की, उज्ज्वल आत्म उदय की। भारत है आभा मनुष्य की, सबसे बड़ी विजय की। भारत है भावना दा जग जीवन का हरने की। भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की। ध्यान दीजिएगा, भारत है संज्ञा विराग की, उज्ज्वल आत्म उदय की। इस लाइन के कहने का मतलब ये होगा कि भारत एक ऐसा नाम है। संज्ञा किसको कहते हैं? किसी व्यक्ति के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। किसी व्यक्ति, स्थान, ये सब नाम क्या है? मतलब इस दुनिया में जितनी भी नाम है ना वो सब नाउन कहलाती है, संज्ञा कहलाती है। हालांकि मैं आपको जब व्याकरण पढ़ाऊंगा तो उसमें संज्ञा, सर्वनाम, सारी चीज़ें ना विशेषता बताऊंगा आपको। तो देखिए, भारत एक ऐसा नाम है, मतलब भारत एक ऐसा नाम है जहाँ पर वैराग्य पाई जाती है, त्याग पाई जाती है, जहाँ इंसान अपने आप को जानना शुरू कर देता है, अपने आप को बारे में बेटर से जानता है। देखो, भारत एक किसका नाम है? भारत एक नाम जो है ना वैराग्य की है, विराग की है। उज्ज्वल आत्म उदय की, मतलब भारत के जो लोग हैं ना वो त्यागना जानते हैं, वैरागना जानते हैं। जैसे भगवान बुद्ध ने अपने पत्नी को, अपने बेटे को, अपने राजमहल को त्याग दिया, वैराग्य कर दिया। तो वही है, यहाँ के जो लोग हैं वो समझो कि भारत जो है ना एक वैराग्य का नाम है। उज्ज्वल आत्म उदय की मतलब सब कुछ त्याग करने के बाद वो अपने आप के बारे में जानना शुरू कर देते हैं, आत्मा की उदय करना स्टार्ट कर देते हैं, अपने आप का विकास करना शुरू करते हैं। इस लाइन का हिंदी यही लिखेंगे कि भारत एक संज्ञा है, मतलब भारत एक ऐसा नाम है, एक ऐसा वैराग्य का नाम है, विराग का नाम है, जिसके माध्यम से इंसान अपने आत्मा का विकास करने लगता है और उससे वो पूरे देश को उज्ज्वल करता है।
देखिए बहुत तरह की भाव छुपी होती है। भाषा बनाएंगे अपने आप से तो बहुत भाषाएं बन सकती है, ये आप पर डिपेंड है, सबके अपने आप के थिंकिंग पर डिपेंड करती है कि वो भाषा कैसा बनाता है। देखो पहली बात ये समझ लीजिएगा कि सिर्फ मैं जो समझा रहा हूँ उसको समझ लीजिए, रटना नहीं है, मैं जो बोल रहा हूँ वही नहीं लिखना है, मैं जो समझा रहा हूँ मेन बातें समझ लीजिए, उसके बाद अपने आप से इसका हिंदी बनाइए, आप खुद बना सकते हैं। आप इतने कमज़ोर नहीं हैं, आप तो आपके अंदर तो खुद टैलेंट ही भरी हुई है, ठीक है। तो भारत संज्ञा विराग की उज्जवल आत्म उदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। इस लाइन का हिंदी होगा कि भारत एक विराग का नाम है, वैराग्य का नाम है, जिसके माध्यम से आदमी अपने आत्मा का, अपने आप का विकास करने लगता है। आगे भारत है आभा, आभा की मतलब चमक है, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की, मतलब भारत एक चमक है, किसकी? मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की। जब मनुष्य जीतता है तो उसकी चमक होती है, वो किस देश में होती है? भारत में ही होती है। इसका हिंदी ये लिखेंगे कि भारत एक चमक है, किसकी? तो मनुष्य की सबसे बड़ी जीत की चमक भारत ही है। मनुष्य की सबसे बड़ी जीत की चमक, सबसे बड़ी विजय की चमक कौन है? भारत है। तो इस आभा का मतलब याद रखिएगा होता है चमक। क्या होता है? चमक। तो भारत है आभा मनुष्य की, मतलब भारत एक चमक है, मनुष्य की विजय की सबसे बड़ी चमक कौन है? भारत है। अगला है भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की। ध्यान दीजिएगा, बोले कि भारत एक भावना का नाम है जो जग जीवन मतलब संसार में लोगों के जीवन के दाह को हरता है, दुख को, कष्ट को, द्वेष को, पीड़ा को, सबको हरने का काम करता है भारत। मतलब भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, मतलब भारत एक भावना है जो संसार में लोगों के जीवन के दाह को, दुख को, संकट को हर लेता है, दूर करता है। भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की, मतलब भारत एक ऐसा कल्पना है, भारत एक कल्पना का मतलब नवीन संसार, नया, वही कह सकते हैं, ठीक है ना। तो भारत एक ऐसा कल्पना है जो राग मुक्त करने की। अब देखिए राग मुक्त क्या होता है? मुक्त का मतलब होता है त्याग देना, स्वतंत्र हो जाना। मतलब भारत एक ऐसा कल्पना है, एक ऐसा कल्पना है जो राग मुक्त कर देता है। राग मुक्त का मतलब क्या? बड़े बड़े शासन को, अपने घर द्वार को, भाई बहन को त्याग देना। जैसे भगवान बुद्ध ने क्या किया था? अपने राजमहल को, अपने माँ बाप, अपने पत्नी, अपने बेटा, सबको त्याग दिया। तो भारत एक त्याग का नाम है जो सबको त्यागने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा। तो भारत है संज्ञा विराग की उज्जवल आत्म उदय की, भारत है आभा मनुष्य की सबसे बड़ी विजय की, भारत है भावना दाह जग जीवन का हरने की, भारत है कल्पना मनुज को राग मुक्त करने की। ध्यान से एक बार और समझा रहा हूँ, समझिएगा। भारत एक विराग का नाम है जिसके माध्यम से आदमी अपने आत्मा का विकास करता है। भारत है आभा मनुष्य की, मतलब भारत एक चमक है, मनुष्य की सबसे बड़ी जीत की चमक है। आगे भारत एक भावना का नाम है जो जग में, संसार में लोगों के जीवन के दुख को, दाह को हरने का काम करती है। और साथ में भारत एक कल्पना का नाम है, एक नवीन संसार का नाम है जिसके माध्यम से इंसान अपने आप को मोह माया के जाल से मुक्त कर लेता है। ठीक है, इसका हिंदी लिखेंगे। अब चलिए आगे चौथा देखिए। चौथा है कि जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। भारत जहाँ वहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, यहाँ से समझेंगे इस बात को ध्यान से। देखिए कहने का मतलब बाबू ये है कि जहाँ कहीं एकता अखंडित है, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। भारत जहाँ वहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में। देखिए कह रहे कि जहाँ जहाँ भारत है, जहाँ एकता दिखाई देती है, जहाँ प्रेम दिखाई देती है, जहाँ अखंडता दिखाई देती है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। भास्कर किसको? सूर्य कहते हैं। मतलब जहाँ पर आपको एकता दिखाई दे, जहाँ पर अखंडता दिखाई दे। जैसे हम लोग का देश है, यहाँ पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब है, मतलब अखंडता के रूप में हम लोग का बटा हुआ है भारत। लेकिन जब कोई संकटें आती है तो एकता हो जाती है, सारे लोग मिल जाते हैं और मिलने के बाद उस समस्या का डट कर सामना करते हैं। तो जहाँ पर एकता दिखाई दे, अखंडता दिखाई दे, जहाँ प्रेम आपको दिखाई दे, समझिए कि सूर्य के समान, भास्कर के समान वहाँ पर भारत देश खड़ा हुआ है। इस देश में जहाँ भी जाइए, यदि वहाँ प्रेम दिखाई देता है, एकता दिखाई देता है, तो समझिए कि वहाँ पर भारत मौजूद है, क्योंकि प्रेम का दूसरा नाम ही भारत है। ठीक है,
तो कहने का मतलब जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। भारत जहाँ वहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में। कहने का मतलब जहाँ एकता दिखाई दे, अखंडता दिखाई दे, प्रेम दिखाई दे, समझिए कि उसी देश में भारत सूर्य के समान, भास्कर के समान खड़ा है। इस लाइन का हिंदी ही लिखेंगे आगे। भारत जहाँ वहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में। कहने का मतलब ये कि भारत जहाँ भी है वहाँ के लोगों का जीवन साधना भ्रम में नहीं है, क्योंकि भारत सबके भ्रम को, अंधकार के दुख को, कष्ट को दूर करता है। धराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में। कहने का मतलब जहाँ भारत है वहाँ पर हर समस्याओं का समाधान है, वहाँ पर हर समस्याओं का समाधान मिला हुआ है। ये हिंदी लिखेंगे कि भारत जहाँ भी है वहाँ के लोगों का जीवन साधना भ्रम में नहीं है और धराओं को समाधान है मिला। भारत के कारण से ही अनेक समस्याओं का समाधान भारत में मौजूद है, मतलब समाधान होता रहता है। एक बार और समझिए ध्यान से। जहाँ कहीं एकता अखंडित, जहाँ प्रेम का स्वर है, देश देश में खड़ा वहाँ भारत जीवित भास्कर है। भारत जहाँ वहाँ जीवन साधना नहीं है भ्रम में, धराओं को समाधान है मिला हुआ संगम में। कहने का मतलब जहाँ कहीं भी एकता अखंडता और प्रेम दिखाई दे वह उस देश में भारत सूर्य के समान खड़ा है। जहाँ कहीं भी एकता अखंडता और प्रेम दिखाई दे उस देश में सूर्य के समान भारत खड़ा है। भारत जहाँ भी भारत है वहाँ के लोगों का जीवन भ्रम में नहीं है और साथ में सारी समस्याओं का यहाँ पर समाधान मौजूद है। आगे देखते हैं, अंतिम देखते हैं स्टेंजा। देखिए अंतिम है, जहाँ त्याग माधुर्य पूर्ण, जहाँ भोग निष्काम, जहाँ समरस हो कामना, वही भारत को करो प्रणाम, वृथा मत लो भारत का नाम। कहने का मतलब है जहाँ त्याग दिखाई दो, त्याग दिखाई दे मतलब जहाँ पर लोग त्यागते हैं, त्याग की भावना रखते हैं। जहाँ भोग निष्काम, निष्काम का मतलब होता है बिना किसी इच्छा का काम करना। भारत में कुछ ही नहीं, बहुत ऐसे लोग हैं जो बिना इच्छा के किसी को मदद करते हैं, किसी को हेल्प करते हैं, जिससे उनको कोई लाभ मिलने वाला नहीं रहता है। मतलब भारत के लोग एक दूसरे को हेल्प करना जानते हैं, एक दूसरे को मदद करना जानते हैं, एक दूसरे की आवश्यकता को पूर्ति करना जानते हैं। तो वही बोले कि जहाँ भी आपको त्याग की भावना दिखाई दे, भोग निष्काम दिखाई दे मतलब बिना किसी इच्छा के मदद करने वाला दिखाई दे, समरस हो कामना, उसी भारत को करो प्रणाम। कामना का मतलब क्या होगा? अभिलाषा। तो मेरी यही अभिलाषा है कि उसी भारत को करो प्रणाम। मतलब कहते हैं कि मैं यही चाहता हूँ कि उसी भारत को तुम क्या करो? प्रणाम करो, वृथा मत लो भारत का नाम। मतलब बेकार में भारत का नाम लेकर बदनाम मत करो। कहने का मतलब यही है कि जहाँ भी आपको त्याग माधुर्य दिखाई दे, मतलब जहाँ पर त्याग की भावना दिखाई दे, जहाँ पर भोग निष्काम दिखाई दे, मतलब बिना इच्छा के किसी की आवश्यकता को कोई पूर्ति करता है या बिना इच्छा की कोई काम करता है कोई, तो उसको भोग निष्काम कहते हैं। तो लिखेंगे यहीं पर कि जहाँ त्याग की भावना दिखाई दे, जहाँ पर भोग निष्काम दिखाई दे, मेरी अभिलाषा है, मैं ये चाहता हूं कि उसी भारत को प्रणाम करो, क्योंकि वही देश भारत हो सकता है जहां पर त्याग हो, प्रेम हो, अखंडता हो। वही भारत है रियल में, वहीं पर भारत सूर्य के समान खड़ा रहता है। इस तरह से बेकार में भारत का नाम लेकर बदनाम मत करो। तो क्या लिखेंगे कि जहाँ पर त्याग है, जहाँ पर भोग निष्काम है, मैं चाहता हूँ समरस हो कामना। कामना का मतलब अभिलाषा, मतलब मेरी अभिलाषा है कि उसी भारत को तुम क्या करो? प्रणाम करो। किसी ऐसे ही भारत का नाम लेकर उसे बदनाम मत करो। तो इस तरह से आपका ये चैप्टर्स क्या हो गया? क्लियर हो गया। यदि कहीं दिक्कत हुई होगी तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि आप मेरे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होगा, ऐड कर लीजिएगा। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम लोग अगले चैप्टर के साथ फिर मिलेंगे।